देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश। सुरेश का इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख, तो ये क्वेश्चन में लिख दिए हैं ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख है। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कि इसका मालिक दिया है और प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिया है। अगर सरकारी मेडिकल प्रैक्टिशनर को देता तो उसका कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, चूँकि ये प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे रहा है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये 25,000 टैक्सेबल होगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 50,000। ये चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आप देते हैं तो वो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, तो वो एग्जम्प्ट हो गया। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर। जो ये खर्च किया था वो 20,000 रुपया इसको वापस मिल गया, रिम्बर्स हो गया है। कर्मचारी जो खर्च किया था वो 20,000 रुपया इसको वापस मिल गया है, रिम्बर्स हो गया। रिम्बर्स हो गया तो उसको भी ये लोग टैक्स फ्री में लिया गया है। वो चार्ट आप देखेंगे, चार्ट में सब लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अबाउट इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बोर्न बाय एम्प्लॉयर। विदेश में जाकर इलाज कराया है और विदेश में जाकर उसके साथ में एक अटेंडेंट भी गया था, उसका देखभाल करने के लिए एक अटेंडेंट भी गया था, उसमें 1,50,000 रुपया है। तो इसमें एक नियम है कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है तो जो भी आपको मिला है वो टैक्सेबल है, तो ये 1,50,000 रुपया टैक्सेबल है। उसमें कहता है कि फिर ट्रीटमेंट कराने में खर्चा हुआ विदेश में 2,50,000। तो इसमें एक नियम है कि आरबीआई के अनुसार से अगर कोई अमाउंट का डिडक्शन मिलना है तो वो डिडक्शन मिल जाएगा। तो 1,00,000 रुपया इसमें आरबीआई का है डिडक्शन देने के लिए, तो 1,00,000 रुपया डिडक्शन मिल जाएगा, तो 1,50,000 रुपया पर टैक्स लगेगा। और बाकी फिर आप टोटल करेंगे तो 6,25,000 हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये उसमें माइनस होता है, वो 50,000 रुपये उसमें लोग माइनस कर दिए, तो जो बचा 5,75,000 यही टैक्सेबल अमाउंट हुआ। आज में कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। चलिए 7 में आते हैं। 7 में कहता है कि श्री राम रमन, श्री राम रमन के रमन सॉरी श्री के रमन एम्प्लॉय है इंजन ड्राइवर इंडियन रेलवे में। इंजन ड्राइवर जो होता है वो रनिंग स्टाफ होता है और उसको 15,000 रुपया बेसिक पे मिल रहा है, तो 15,000 को 12 से गुना कीजिए तो 1,80,000 रुपया हो गया इसका बेसिक पे। 2,500 रुपया इसको डियरनेस पे मिल रहा है। डियरनेस पे का मतलब है कि ये सेवा की शर्त में होगा, तो 2,500 को 12 से गुना कीजिए तो 30,000 रुपया डियरनेस पे हो गया। सर 2,500 रुपया अलाउंस और पे में अंतर क्या है? डीएनएस पे और डीएनएस अलाउंस। डियरनेस पे जो है वो 100% है कि सेवा की शर्त में होगा, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। और डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें डियरनेस पे जुटेगा, और डियरनेस अलाउंस अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में या एक टर्म्स इन एम्प्लॉयमेंट है तब डियरनेस अलाउंस जुट भी सकता है और नहीं भी जुट सकता है, लेकिन डियरनेस पे ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो डियरनेस पे हो गया 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12 30,000। डियरनेस अलाउंस भी सेम वही है 2,500, तो 2,500 इंटू 12 30,000। आगे कहता है कि 16,500 रनिंग अलाउंस मिलता है। तो इसमें का आपको फार्मूला बताया गया था कि रनिंग अलाउंस जितना मिला है उसका 70,000 या 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस वो टैक्सेबल होगा। तो 16,500 का आप 70% निकाल लीजिए। 16,500 का 17% जब आप कैलकुलेट करेंगे 16,500 का 70% तो आएगा 11,550। तो 11,550 या 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ यानी कि 1,20,000। तो या तो 11,550 रुपया और या 1,20,000, दोनों में जो कम है वो माइनस कीजिएगा। तो आप 11,550 रुपया कम होगा, तो 16,000 में इसको आप माइनस कर दीजिए। तो 16,000 में जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा
4,950 रुपया वही टैक्सेबल होगा। तो वही लिखा हुआ है रनिंग अलाउंस 4,950। फिर कहता है कि 200 रुपया पर मंथ एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। 200 रुपया पर मंथ एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो 200 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। तो एक चाइल्ड का 200 रुपया, तो पूरा साल भर का एक चाइल्ड का हो गया 200 इंटू 12 यानी कि 2,400। और अगर दो बच्चा का निकालना है तो 2,400 को 2 से गुना कीजिए तो 4,800 रुपया होगा। और इसमें लिखा हुआ है नियम कि अगर 100 रुपया के ऊपर पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपया टैक्सेबल होगा, उसके बाद 100 रुपया के बाद। तो यहाँ एक बच्चा का 100 रुपया एग्जम्प्ट है, तो एक बच्चा का साल भर का हो गया 100 गुने 12 1,200 रुपया। और दो बच्चा का है तो 1,200 को 2 से गुना कर दीजिए तो 2,400 रुपया होगा। तो 4,800 में उसको मिला, उसमें 2,400 एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो 2,400 टैक्सेबल होगा। इसके बाद कह रहा है कि एक बच्चा इनका हॉस्टल में पढ़ रहा है जिसके लिए इसका मालिक खर्च कर रहा है 800 रुपया पर मंथ, और वो 500 रुपया ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन एज हॉस्टल अलाउंस फॉर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर। जबकि इसको मालिक से 500 रुपया पर मंथ हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है। तो इसमें नियम है, याद कीजिएगा, आपको बताया हुआ है कि 300 रुपया से ऊपर अगर हॉस्टल अलाउंस ज़्यादा मिल रहा है, 300 से ऊपर, तो वो टैक्सेबल है। तो 500 में आप 300 माइनस कर दीजिएगा तो 200 रुपया टैक्सेबल होगा एक महीने का। और साल भर का 200 से वो 12 से गुना कर दीजिएगा तो 2,400 रुपया टैक्सेबल होगा। सीसीए है 250 रुपया, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस 250, तो 250 को 12 से गुना कीजिएगा तो 3,000 रुपया सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस टैक्सेबल हुआ। उसके बाद 400 रुपया यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। तो आपको बताया गया था कि यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है वो एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए है। और अगर ये यूनिफॉर्म घर के पर्पज़ के लिए होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता, तो ये पूर्णतः टैक्सेबल हो जाता है। 2,500 रुपया पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जबकि ये 3,000 रुपया इसका मालिक हाउस रेंट पेमेंट कर रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंस का फॉर्मूला है एक्चुअल HRA रिसिप्ट और रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी। और शहर देखना होगा, ये शहर है, शहर नहीं लिखा हुआ तो वैसे स्थिति में 40% ऑफ सैलरी। तो हाउस रेंट अलाउंस हो गया 2,500 रुपया पर मंथ। 2,500 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000। और रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड किया 3,000 पर मंथ यानी 36,000 माइनस 1/10 ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब यहाँ पर फार्मूला याद कीजिएगा कि हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ टर्म्स इन एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन परसेंटेज बेस ऑन सेल। ये जो लंबा सा पेपर दिया हुआ उसमें ये लिखा हुआ फार्मूला कि सैलरी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ बेसिक सैलरी हो गया 1,80,000 रुपया। डियरनेस पे जुटेगा क्योंकि डियरनेस पे ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो 1,80,000 प्लस 30,000 2,10,000। और डियरनेस अलाउंस नहीं जुटेगा क्योंकि डियरनेस अलाउंस जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहे कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट में लिया जाता है, या जब तक ये नहीं लिखा हुआ रहे कि ये इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तब तक वो डियरनेस अलाउंस नहीं जुटेगा। लेकिन डियरनेस पे ऑलवेज सेवा की शर्त में माना ही जाता है। तो 1,80,000 रुपया बेसिक सैलरी हो गया और 30,000 रुपया डियरनेस पे हो गया, तो सैलरी हो गया 2,10,000 रुपया। और 2,10,000 का 10% हो गया 21,000, तो 36,000 में आप 21,000 माइनस कर दिएगा तो आया 15,000। या 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी है 2,10,000, 2,10,000 का 40% होता है 84,000। अब उसमें टैक्सेबल क्या होता है, एक्चुअल माइनस लिस्ट। तो एक्चुअल हो गया 30,000 और लिस्ट हो गया 15,000। 30,000 में 15,000 माइनस हो गया तो जो 15,000 बचा वो टैक्सेबल हुआ। तो ग्रॉस सैलरी हो गया 26,750। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आप 50,000 माइनस करेंगे तो टैक्सेबल सैलरी होगा 2,17,750। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं। नो सर, नहीं प्रॉब्लम। आगे बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
11 में देखिए ये स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। 11 में कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। मोटर कार की फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी गई है, लेकिन वो एम्प्लॉयर का मोटर कार है। पहला, लार्ज कार, बड़ी कार है। ऑल द एक्सपेंसेस borne by the employer which are rupees 1 lakh per annum plus cost of car is 5 lakh. The car is solely used for private purpose of the employee। वो पूरी की पूरी कार प्राइवेट पर्पस में यूज की जाती है। तो इसमें याद कीजिएगा ये फार्मूला था कि वैल्यू ऑफ जो परक्विजिट्स होता है एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस 10% कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो कॉस्ट है एसेट्स का जो लागत है उसका 10%। तो 1 लाख रुपया एक्सपेंसेस हो गया, तो वो 1 लाख रुपया यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया 5 लाख का 10% यानी 50,000। तो 1,50,000 एज द कार इज सोनली यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। ये पहला फार्मूला में हो गया। बी में कहता है कि लार्ज कार मींट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, बड़ी कार है और दोनों तरह का यूज होता है। ऑल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर सारे खर्च को वहन करता है। इसका फार्मूला आपको बताया गया था कि बड़ी कार है तो 2400 रुपया पर मंथ प्लस ड्राइवर होगा तो 900 रुपया पर मंथ, लेकिन इसमें ड्राइवर वर्ड यूज नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है कि द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स विल बी 24,000 इंटू 12 इक्वल टू 28,800। सी में कहता है स्मॉल कार मीन्ट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, और जो ड्राइवर है वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। तो चलिए, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन सच केस विल बी रुपीज, छोटे कार के लिए फार्मूला 2400 की जगह पर 1800 हो जाता है, तो 1,800 पर मंथ और ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ, तो टोटल हो गया 2,700 रुपया। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 32,400 रुपया टैक्सेबल अमाउंट हुआ। डी में कहता है कि बड़ी कार है, ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों यूज होती है। प्राइवेट एक्सपेंसेस वो स्वयं वहन करता है, कर्मचारी वहन करता है। तो अगर प्राइवेट एक्सपेंसेस वो स्वयं वहन करता है तो वहाँ पर आता है कि 900 रुपया पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होता है। तो 900 रुपया इंटू 12 इक्वल टू 10,800 रुपया टैक्सेबल हुआ अगर स्वयं वहन किया है तो। ये हो गया 11 नंबर। Yes, sir. आगे बोलिए। 13 number. 13 नंबर में कहता है कि मिसेस आर इज एन एम्प्लॉय गेटिंग मंथली सैलरी 40,000 पर मंथ, ए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे का मतलब है कि ये हर हाल में सेवा की शर्त में होगा। 4,000 पर मंथ। सी कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हर सैलरी एंड डियरनेस पे टू ए प्रोविडेंट फंड। सैलरी का 15% वो डियरनेस, सैलरी और डियरनेस पे मिलाकर 50% डालती है, और उसका एम्प्लॉयर भी इक्वल देता है। तो आप याद कीजिए, इसमें फार्मूला बताया गया था कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है 12% के रेट से 72,000। इंटरेस्ट के बारे में बताया गया था कि इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 9.5% देन टैक्सेबल। नाउ द she paid professional tax rupees 2,000, that is deductible amount, that amount always be deductible. What will be her taxable salary for the assessment year 2020-2021 if the provident fund is recognized and second one is unrecognized? The first one is recognized. Now recognized provident fund. First one is recognized provident fund. Here salary is equal to 40,000 per month into 12 is equal to 4,80,000. Dearness pay, that is 4,000 per month. 4,000 per month into 12 is equal to 48,000. Now employer contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary. Excess of 12% of salary. Now salary means, here salary means the contribution by employer is 5%, 15%. So 3% excess of normal rate. The normal rate is 12%, and here employer contributed 15%. So 3% is taxable amount. 4,80,000, that is salary, plus 48,000 dearness pay. Dearness pay means always in terms of employment. That means 5,28,000 salary. 5,28,000 into 3%. If we calculate 3%, then you will get 15,840.
That is employer contribution to recognized provident fund in excess of 12%, 15,840. Now I am revising your solution. Salary 4,80,000 plus dearness pay 48,000. That is salary means 5,28,000. Excess rate is 15% minus 12% is equal to 3%. Now 5,28,000 into 3% is equal to 15,840. Interest is 72,000 at the rate of 12%. That means 12% minus 9.5. That means 2.5. So if at the rate of 12%, we have calculated the amount of interest 72,000. If 2.5%, the amount is excess ruपीज 15,000. 12% के रेट पर है 72,000 रुपया. ध्यान से समझ लीजिएगा, 12% के रेट पर है 72,000 रुपया. तो कितना ज़्यादा है? 12 में अगर 9.5 माइनस करेंगे तो 2.5% ज़्यादा है. तो 12 में 9.5 माइनस करेंगे तो 2.5 ज़्यादा है. तो 12% के रेट से है 72,000. तो 2.5% के रेट से कितना है? तो वो कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 15,000 रुपया. तब हम लोग टोटल ग्रॉस किए तो 5,58,840. उसमें ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 50,000, वो माइनस हुआ है. और प्रोफेशनल टैक्स पेड किया गया 2,000, वो भी माइनस होता है. तो 52,000 माइनस हुआ. तो टैक्सेबल सैलरी आया 5,06,840. सेकेंड ऑप्शन इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट. उसमें बताया गया था कि कंट्रीब्यूशन करने पर टैक्सेबल नहीं होता है. जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको मिलता है तब टैक्सेबल होता है. और उसमें भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका जो इंटरेस्ट होता है सिर्फ वही टैक्सेबल होता है. अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ रहे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट कितना है, तो जो भी मिला है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का उसका 50% यानी कि हाफ हम लोग मान के चलते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट है. तो नाउ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सैलरी तो सेम वही रहेगा 4,80,000. डियरनेस पे भी सेम रहेगा 48,000. Employer contribution and interest is not taxable under this head. Now gross salary is 5,28,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 50,000. प्रोफेशनल टैक्स भी ऑलवेज माइनस होगा 2,000. 52,000 जब आप माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 4,76,000. बताइए इसमें 13 में क्या प्रॉब्लम है? 13 में किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए. स्टैंडर्ड डिडक्शन सर सब में घटते जाएगा ना? ऑटोमेटिक. ये 50,000 घटना है चाहे क्वेश्चन में कर्मचारी मांगे या नहीं मांगे. ज़्यादा भी मांगेगा तो ये भी घटेगा 50,000 घटेगा. यस. आगे चलिए. सर 15 नंबर. 15 नंबर में कहता है कि एक्स एम्प्लॉय है फर्नीचर डीलर के यहाँ एंड सबमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. You are required to compute his gross income from salary. Basic salary 1 अप्रैल 2019 से है 12,000 पर मंथ. बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2019 से है 12,000 पर मंथ. डियरनेस अलावेंस 1,000 पर मंथ विच इज टेकन इनटू अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. तो यहाँ जो डियरनेस अलावेंस है वो पहले ही कर दिया कि ये सेवा की शर्त में. रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब सेवा की शर्त में. तो जब भी आप सैलरी का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये डियरनेस अलावेंस ऑटोमेटिक जोड़ा जाएगा. फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मुंबई में मिला है, इसको 5,000 पर मंथ के हिसाब से मालिक इसका रेंट पेड करता है. 1 सितंबर 2019 को उसका एम्प्लॉयर उससे रिवाइज सैलरी करने के लिए कह रहा है. चूँकि ड्यू टू फिनेंशियल पोजीशन बैड हो गया है, कंपनी का जो फिनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ा बुरा हो गया है, इसलिए उसने कहा कि हम उसके रिवाइज करेंगे रेट को. और रिवाइज टर्म्स के अनुसार से अब उसको सैलरी जो है वो 1 सितंबर से मिलेगी 10,000 पर मंथ. जो पहले मिल रही थी 1 अप्रैल से 12,000 पर मंथ वो घटकर हो जाएगी 10,000 पर मंथ. पहले जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा था 1,000 पर मंथ वो घटकर हो गया 700 पर मंथ. पहले जो घर मिलता था अब वो घर नहीं मिलेगा. For this revision in terms, his employer paid him a lump sum 20,000. और जो ये सेवा की शर्त में चेंजमेंट किया गया तो एम्प्लॉयर इसको 20,000 का कंपनसेशन देगा, जिसके लिए तैयार है.
उसके बाद कहता है कि इसका एम्प्लॉयर इसको 1 जून 2019 को एक पुराना फर्नीचर 3000 का दिया, जिस फर्नीचर का एक्चुअल में कॉस्ट 1 अप्रैल 2017 में था 10,000 का, ये मानते हुए कि सैलरी लास्ट डे में कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले इसका 2 बार कैलकुलेशन होगा सैलरी का। एक कैलकुलेशन होगा 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का, क्योंकि 1 सितंबर से इसका सैलरी स्केल चेंज हो गया है। तो आप अप्रैल से अगस्त तक आएंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना होता है। तो 12,000 इंटू 5 60,000 और सेकेंड हो गया 10,000। तो 5 महीना तो कैलकुलेट कर लिया, बचा 7 मंथ। 12 मंथ का ईयर होता है, 7 मंथ। तो 10,000 इंटू 7 इक्वल टू 70,000। डियरनेस अलाउंस 1,000, इसी तरह से 5 मंथ का 5,000 और फिर नीचे डियरनेस अलाउंस हो गया 700 पर मंथ। तो 700 इंटू 7 मंथ का 49,000। ये टोटल हो गया 1,39,900। नाउ अमाउंट ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। देन फर्निश्ड अकोमोडेशन वो मिला है उसको 5,000 पर मंथ। तो इसके लिए आपके पास कैलकुलेशन होता है फर्निश्ड अकोमोडेशन का। क्या कैलकुलेशन है बताइए? जब ये नौकरी कर रहे हैं तो कहाँ नौकरी कर रहे हैं? मुंबई। तो मुंबई जब नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर सैलरी का 15% टैक्सेबल होता है। तो फर्स्ट टर्म के अनुसार से इसकी सैलरी हो गई 60,000 और इसका डियरनेस अलाउंस हो गया 5,000। तो हो गया टोटल 65,000। 65,000 का 15%, 9,750। 9,750 65,000 का 15%, 9,750 प्लस इसको फर्नीचर मिला है 5,000 का। जो फर्नीचर मिला है कैलकुलेशन हम लोग उसका करेंगे। ये तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया 9,750। उसके बाद इसको फर्नीचर मिला है तो वो फर्नीचर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है नीचे देखिए कैलकुलेशन है 10,000 का 1/4/2017 को। और आपको बताया गया है कि कार और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स छोड़कर अगर और भी कोई एसेट्स है तो उसको 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रेट से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो 10,000 का 10% या तो 2 बार करके माइनस कर लीजिए या एक ही बार 2 बार हम माइनस कर दिए हैं दोनों साल का। तो 2,000 रुपया माइनस हो गया तो बचा 10,000 और एक्चुअल में उसने वसूल किया है उससे कितना 3,000 रुपया वसूल किया। तो 8,000 में 3,000 रुपया माइनस हो गया तो 5,000 रुपया टैक्सेबल अमाउंट हुआ। तो वही फर्नीचर हो गया 5,000 रुपया और कंपनसेशन के रूप में इसको मिला है 20,000। तो हो गया ग्रॉस सैलरी 1,74,650। इसमें सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड लाइन है, जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल इनकम नहीं बोला, ग्रॉस इनकम बोला है। तो ग्रॉस इनकम आपका यही आता है। इसमें 50,000 अभी आप माइनस नहीं कीजिएगा क्योंकि ग्रॉस इनकम है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। चलिए 15 के बाद आप बोलिए। तो 10 के बाद कोई समस्या है? कितना नंबर क्वेश्चन तक भेज दिए आप लोग को? सर 29। तो बताइए 15 के बाद कहाँ समस्या है? आगे बनाए ही नहीं। 16 तक ही बनाया है सर, तो यहाँ तक में इतना दिक्कत था तो पूछ लिया।